ये चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 4, पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट एंड इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम देखेंगे जो हमारा स्तूप है, स्तूप का निर्माण किस तरह किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में देखेंगे। स्तूप में जो सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है छतरी। इसके नीचे, ये छतरी के नीचे जो इसकी सतह बनाई जाती है, इसे कहा जाता है हरनिका। इस गोल से घेरे को, जो कि ऊपर गोलाई लिए हुए होता है, उसे कहा जाता है अंड। ये होता है प्रदक्षिणा पथ। ये इसकी खासियत है, इसकी विशेषता है कि जो स्तूप का निर्माण किया गया था, इसमें 2 प्रदक्षिणा पथ बनाए गए थे। प्रदक्षिणा पथ किसे कहा जाता है? जहाँ पे इसकी घेरा ऐसा होता है जिसमें हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे भी प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ये इसके बीच वाले हिस्से को कहा जाता है वेदी। ये है वेदिका, जो दीवार बनाई जाती है चारों ओर, जो दीवार बनाई गई है उसको कहा जाता है वेदिका। ये है तोरण द्वार। इस स्तूप में, सांची का जो स्तूप है, उसमें 4 तोरण द्वार है। चारों को ही डेकोरेट किया गया है। डेकोरेट कैसे किया गया है? कर्विंग की गई है उन पे। इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है स्तूप का। स्तूप 1 at Sanchi has upper as well as प्रदक्षिणा पथ, और मतलब इसमें जो ऊपर का प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है वैसे का वैसा ही नीचे भी प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है, यानी कि इसमें 2 प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते हैं। It has 4 beautifully decorated तोरण। ये जो तोरण द्वार है, जो मेन इसका एंट्रेंस जो गेट होता है, 4 इसके एंट्रेंस होते हैं। इसमें चित्र में हमें सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक इसके पीछे की तरफ होता है, इसलिए हमको इसमें 4 तोरण द्वार है। इन चारों ही तोरण द्वारों को डेकोरेट किया जाता है कर्विंग के द्वारा। नरेशन गेट्स एलोकेट, यानी कि जो इसके ऊपर कर्विंग के लिए जो बनाया जाता है, जो चित्र बनाए जाते हैं, उसको गति दी गई है, यानी कि उनको ऐसा बनाया गया है कि वो चित्र ऐसे लग रहे हैं जैसे गति करते हुए। कर्विंग टेक्निक अपीयर मोर एडवांस देन बरहूत। बरहूत के समय में हमने कल बरहूत पढ़ा था। बरहूत में भी कर्विंग बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन उसके आगे जैसे जैसे समय चलता गया आगे उसमें कई विकसित हो गया, कर्विंग करना बहुत उसमें विकास हो गया था। तो जब सांची का स्तूप का निर्माण किया गया और उसमें जो कर्विंग की टेक्निक यूज की गई थी, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से उसको यूज किया गया था। इसलिए इसको, सांची के स्तूप को देखकर ये कह सकते हैं कि जो बरहूत में कार्य किया गया था कर्विंग का, उससे ज्यादा अच्छा सांची में किया गया है, सांची के स्तूप में। सिंबल कंटिन्यू टू बी यूज्ड रिप्रेजेंटिंग द बुद्ध, यानी बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं। जब इसमें डेकोरेशन के लिए बुद्ध से जीवन के रिलेटेड जो भी चित्र बनाए जाते हैं, उसको एक सिंबल के माध्यम से बताया गया है, यानी कि इस समय भी बुद्ध के जीवन से रिलेटेड, यानी उनको बुद्ध को बताने के लिए कई तरह के सिंबल्स का यूज किया गया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जब इनको इसका जब डेकोरेशन किया गया, तो उसमें कल भी हमने पढ़ा था कि जातक कथाओं का यूज किया जाता था। जातक कथाओं से रिलेटेड जो चित्र बनाए जाते थे, वो डेकोरेशन के काम में लिए जाते थे। सांची के स्तूप में ही हमने वो माया देवी के बारे में पढ़ा था कि जो गौतम की जो माता होती है, महारानी माया देवी, उनको स्वप्न में हाथी दिखाई देता है और वो उनके गर्भ में प्रवेश करता है। इस चित्र को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बनाया गया है सांची के स्तूप में, और बहुत ही इजी तरीके से उसको देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि किस तरह का चित्र है। और भी इसके डेकोरेशन के लिए कई तरह की चीजें बनाई गई थी, जैसे कि जो अशोक का रामगढ़ की तरफ जाते हुए, ये भी इनको डेकोरेशन के लिए ये चित्र भी इन्होंने बनाया था। और इमेजेस बनाई गई थी कई तरह की बुद्ध की, ऐसे करके इसको काफी डेकोरेट किया गया है। डेकोरेशन के लिए इन्होंने जो लाइनों का यूज, जो चित्र बनाए गए हैं, वो बहुत अधिक
का स्तूप हमने अभी ऑन बोर्ड देखा था। अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें मूर्तिकला के विकास के अगले चरण में को सांची के स्तूप 1 मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ है। इनके 4 तोरण द्वार हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है, यानी कि जो कर्विंग के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उनको उभारे हुए बनाए गए हैं और संपूर्ण अंतराल से भरा हुआ है, यानी कि जो भी चित्र बनाए गए हैं उनके बीच में गैप दिया गया है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती है। सिर काफ़ी ऊपर उठे हुए हैं, भारी रेखाओं और कठोरता अनम्यता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीक, उकेरने यानी कर्विंग की जो टेक्निक यूज़ की गई है बरहुत की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा है, यानी कि बुद्ध को दिखाया जाता है सिंबल के द्वारा। सांची के स्तूप 1 में आख्यान अधिक विस्तृत किए गए हैं, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती है, हालांकि उनके रूपाकृतिक यानी अंग प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। इसमें जो नाम आया था माया देवी का स्वप्न का चित्र, वो आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है महारानी माया देवी का स्वप्न। इसमें जो आप देख सकते हैं कि महारानी को ऐसे लेटे हुए बनाया गया है, ऊपर हाथी का जो चित्र बनाया है, यही वाला चित्र हमने पढ़ा था। ये एक जातक कथा से रिलेटेड है और इस तरह इसको दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्त्री को बनाया गया है, एक लेटे हुए, और उसके ऊपर हाथी दिखाया गया है। तो ये वही चित्र है स्वप्न में माया देवी का, कि उनको स्वप्न में हाथी दिखाई देता है और उनके गर्भ में वो आ जाता है। इसके पास में देखिए जातक बरहुत में प्राप्त हुआ है, ये वाला कर्विंग के द्वारा जो स्टोन के ऊपर कर्विंग की गई है, किस तरह से ये बनाया गया है। तो हमने ये दोनों ही चीज़ें हमने पढ़ ली है। कल हमने बरहुत भी देखा था, एक बार बरहुत को भी हम फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। बरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्य कालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार यानी कि लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है, यानी कि जो कर्विंग की गई है स्टोन के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया है। उस पत्थर के साथ साथ ही टच है, वो ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई गई है। इसमें 3D इनकी जो कर्विंग की गई है उसमें 3D रिफ्लेक्टर भी डाला गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया है और जो कथानक में यक्ष तथा यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्णन की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। यानी कि जितने भी लोग काम करते थे उनके लिए कर्विंग मेथड को समझना बहुत ही ज़रूरी होता था।
प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था। फर्स्ट उनका काम होता था, जो उनका सतह है उसको वो लोग तैयार करते थे। उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था, यानी कि कर्विंग के द्वारा उनको दिखाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकाला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाई देते हैं, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति के संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया। बरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जग्गियापेट में पाई गई मूर्तियां इस शैली के अच्छे उदाहरण है। बरहुत की आख्यान जो उद्भृतियाँ हैं, यानी रिलीफ से ये स्पष्ट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। यानी कि सिर्फ वो चित्र के द्वारा ही अपनी जो स्टोरीज थी, उसके पीछे जो जातक कथाएं थी, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों को दिखा सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्भृति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतरकर महारानी माया देवी की कोख यानी गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रुरु जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में अन्य घटना में राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने वाला है, जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा। ये जो जातक कथा वाला बना रखा है, ये जो पत्थर है इस पे आप देख सकते हैं हिरण बना हुआ है, कुछ आदमी बने हुए हैं। ये इसी कथा के आधार पर बनाया गया है। तो हमने ये दोनों ही देख लिया, बरहुत भी देख लिया और सांची भी देख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मथुरा, सारनाथ व गांधार, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।